These my dollars make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11 कॉमर्स पे। आज का आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का भी ख़त्म टॉपिक होने वाला है। मतलब एकदम सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ ऐसा आ सकता है यहाँ पर, मतलब इंट्रोडक्शन से पहले से बता रही हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें नहीं आएंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ें बोली गई हैं और ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना नहीं है, इसलिए हमारे सर के ऊपर से जो एक भारी बोझ है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, तो वो टेंशन तो चला गया। लेकिन फार्मूले हमें लर्न करने, क्योंकि फार्मूला हमसे पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स का MCQ है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो रोल प्ले इन्हीं 2 चैप्टर्स ने लिया है आप लोगों के लिए, कि इसका वेटेज सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। मतलब मीन, मीडियन, मोड और वो जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट जो है उसमें से भी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मीन, मीडियन, मोड के लिए ही है। तो इसमें थ्योरी पार्ट ऐसा इतना नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग आज देखेंगे और हमारे स्टैटिस्टिक्स को भी कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो बहुत आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी बहुत काम आएगा। जो लोग CA करेंगे तो मैथ्स में पूरी तरीके से आपको यही पढ़ना है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ये सारी चीज़ें काम आती हैं। मैथ्स का पार्ट है क्योंकि ये, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा 10वीं तक का मैथ्स है ना, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहाँ पे जाके आपको फॉलो करना है। और आपके पास में है प्ले स्टोर, जहाँ से आपको पढ़ले ऐप को भी डाउनलोड करना है और अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ले ऐप पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप लोगों के लिए, इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। तो इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट लास्ट है ये, सेकंड लास्ट पार्ट ही लास्ट है ये, जिसमें आप लोगों को देखना है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब ये बहुत सी बुकों में, मतलब हर बुक के अंदर, NCERT के अंदर तो एक साथ गिवन है, लेकिन ये रेफरेंसेस के अंदर 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक मीन का है और एक मीडियन और मोड का है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती है और इसके साथ में आपको पार्टीशन वैल्यू भी दिखाई जाती है। पर क्योंकि ये कंबाइंड रखते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी है। और थ्योरी पार्ट है नहीं, और सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, तो सोचा कि इन तीनों को एक साथ पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका चैप्टर जो है, आपके 3 चैप्टर जो हैं, एक ऐसे माने कि मीन को अलग पढ़ेंगे, मीडियन को अलग पढ़ेंगे और मोड को अलग पढ़ेंगे, तो आपके 3 चैप्टर एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले आपको जो जानना है वो है आपका ये जो पार्ट चल रहा है, हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम भी यही है, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है क्या, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू ऑल दोज मेथड्स of statistical analysis by which averages of the statistical series are worked out। मतलब ये वो व्यक्ति है जहाँ से हमें एवरेज मिलता है, ठीक है। हमें हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है उसकी हमें एवरेज वैल्यू पता चल जाती है। जो भी सीरीज़ हम लोगों ने बनाई है, जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है, उसकी हमें एवरेज वैल्यू मिल जाती है, उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो आपके लिए 3 पार्ट्स में है। एक पहले आपको मीन पढ़ना है, फिर मीडियन पढ़ना है, फिर मोड पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। तो एग्जाम में आप लोगों से एक बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें आपको टिक करके आना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, वो अपने आप में एक अलग पार्ट है जो कि आपको डिस्पर्शन के अंदर पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वहाँ पर आप लोग देखोगे कि क्या होता है वो। तो सेंट्रल टेंडेंसी के जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, एंड दैट इज़ आप लोगों के लिए है। सबसे पहला है हमारे पास में मीन, फिर हमारा आता है मीडियन और फिर हमारा आता है मोड,
ठीक है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो आपसे ये साइंस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा साइन किसके लिए होता है, ठीक है। तो एक्स बार जो होता है वो होता है मीन के लिए, कैपिटल एम जो है वो होता है मीडियन के लिए, और जो जेड साइन होता है वो होता है हमारे मोड के लिए, ठीक है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम लोग एवरेज क्यों ढूंढ रहे हैं। तो एवरेज इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। आप किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल लेते हो तो आपको उसका कंक्लूजन पता चल जाता है, ठीक है, कि अब मुझे इसके ऊपर काम क्या करना है। आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से कि इसका एवरेज इतना आ रहा है, इसका इतना एवरेज आ रहा है, तो कौन बड़ा हो सकता है। जैसे अगर मैं यूएसए और इंडिया की जीडीपी को कंपेयर करूँ तो उनके एवरेज जीडीपीज को, ठीक है, तो यूएसए की बड़ी आएगी। तो उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि इंडिया जो है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है और उसे बहुत सारी मेहनत करना बाकी है, कि तब तक जब तक उसे मेहनत करनी तब तक वो डेवलप्ड नेशन के अंदर काउंट ना हो जाए। उसके बाद में है आपके पास में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। क्यों? अगर एवरेज निकल गया, अब मैंने वो ढूंढ लिया कि मेरी जो इंडिया है उसकी जीडीपी रेट जो है वो कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए या बाकी किसी कंट्री के, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पॉलिसी फॉर्म कर सकती हूँ कि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या इनकम लेवल उतना नहीं है। तो मैं यहाँ पर पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकती हूँ जो हमारी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो हमारा करता है, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हेल्प लेकर अपने आप में जो कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, जो रेक्टिफिकेशन करने होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से लेकर आती हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर, वही चीज़ के आप कंपैरिजन कर सकते हो। और वन वैल्यू फॉर ऑल, मतलब कि आपकी जो एवरेज है वो आपको पूरे उस सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आप जब एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज पूरे सीरीज़ का होता है, तो जिससे कि आपकी जो एक एवरेज वैल्यू है पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये बात है कि जब आप एवरेज निकाल लेते हो, सपोज मान लो कि एक क्लास टीचर ने अपने हर सब्जेक्ट के अपने बच्चों के एवरेज निकाले, ठीक है, तो वो एवरेज निकालने के बाद में वो इस कंक्लूजन पे पहुंच सकती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर वीक है और किस सब्जेक्ट में उसका जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एवरेज मार्किंग या इन सब चीज़ों से, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, ये निकालने से आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखना है आप लोगों को कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट है इसके अंदर मैथमेटिकल एवरेज, जहाँ पर आपको पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। लेकिन द गुड थिंग इज कि आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है अर्थमेटिक मीन। हाईलाइटर गलत यूज़ हो गया है, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। हार्मोनिक और जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो आप लोगों का मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, बहुत ही शानदार मैथ्स का पार्ट है वो, तो हमें स्टैटिस्टिक्स में वो पार्ट नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, जहाँ पर आपको मीन निकालने को आएगा कि मीन कैसे निकालते हैं। अब आप लोग बोलोगे मैम हमें तो मीन निकालना आता है, हमने बचपन में इतने मीन निकाले हैं ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे मुँह को रटा हुआ, ऐसे मुँह जवानी याद है हमें कि हमने ये फॉर्मूला ऐसे रटा था कि हमसे कोई नींद में उठकर पूछेगा ना तो हम बता सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर उस मीन से आगे भी कुछ चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। माना कि आप लोगों को मीन आता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको पता होता है, ठीक है, बच्चे को पता है ये बात कि यही होना है। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो 11वीं कक्षा में आ गए हैं तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा ना, तो वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पर देखना है पोजीशनल एवरेज, ठीक है। पोजीशनल एवरेज जो है यहाँ पर, वहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखनी है, उसमें आपको निकालना है मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ वो व्यक्तिज होते हैं जो किसी चीज़ को हाफ डिवाइड कर दे। सपोज मान लो अगर क्वार्टाइल निकालें, ठीक है, क्वार्टर कितने का होता है, 4 का होता है, तो वो पार्टीशन वैल्यू में होते हैं क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स। तो क्वार्टाइल्स कौन होते हैं, जो कि किसी भी वैल्यू को 4 इक्वल पार्ट में बांट दें, ठीक है, किसी भी इक्वल पार्ट में बांटने वाली चीज़ों को कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। डिसाइल्स जो होते हैं वो 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और परसेंटाइल जो होते हैं वो 100 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब मोड जो है सभी को पता होता है। आप बोलोगे मैम मोड भी हमको आता है। मोड में क्या होता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई हुई है या जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बार काउंट होता है वो हमारे लिए मोड हो जाता है। लेकिन
मेरी प्यारी जनतागण, मोड में भी आपको थोड़ी सी बातें आगे से पढ़नी है। बस यही है कि हमें ये चैप्टर पहले से आता है, ठीक है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है इसका इतना कि हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे। और दूसरी टेंशन ये भी नहीं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको डेविएशन निकालने को आ जाता है यहाँ पे, फिर आपको मिड वैल्यूज से निकालना होता है, तो वो नहीं निकालना है, क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व करने को आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स के अंदर वो पूछेगा भी होता है जो मार्क्स वैलिड रखता है। 1 मार्क्स के लिए कभी भी आप लोगों से 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। MCQ में प्रॉफिट एडवांटेज इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर गलती होने की चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मीन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मेथड्स हैं और समझ में नहीं आता कि किस मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान को शुक्रगुजार करो कि हम लोग टर्म 1 के हिसाब से आ गए हैं यहाँ पे। भगवान ने 40-40 मार्क्स अलग अलग बांट दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन पे जाना है, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। अब सबसे पहले आप लोगों को देखना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इज़ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर मैं किसी भी सीरीज़ की वैल्यू के सम को, किसी भी सीरीज़ को के सम को उसके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास में मीन निकल के आ जाता है, ठीक है, जो कि मेरे लिए अर्थमेटिक मीन होता है। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में वो मेरे लिए अर्थमेटिक मीन होता है। हम लोग अर्थमेटिक खा जाते हैं और सिर्फ मीन 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 चिल्लाते हैं। प्रॉपर नाम जो है वो उसका अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जो कि आपको कैसे मिलता है? आप किसी भी सीरीज़ के सम को डिवाइड कर देते हो उसी के नंबर से, कि उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे उससे उसके सम को डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास में आ जाता है अर्थमेटिक मीन। अब ये फॉर्मूला सब लोगों को देखा हुआ लग रहा होगा, बचपन में भी देखा था हम लोगों ने, और हम लोगों ने अगर अभी स्कूल में चैप्टर हो गया होगा तो वहाँ पर भी देखा होगा। तो इस फॉर्मूले का नाम है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको हम लोग मीन बोलते हैं, ठीक है। मीन को लिखने का तरीका यही है कि x के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये मीन है। इसको कहते हैं समेशन। ये है हमारा वो सम, समेशन ऑफ सीरीज़ या फिर समेशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर, ये n इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज़। तो x बार का मतलब होता है मीन, समेशन ऑफ x मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये होता है मेरे लिए अर्थमेटिक मीन, और ये बेसिक फार्मूला है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और फिर हमें लगता था कि वाह हमें मैथ्स करते आता है ब्रो, हम तो चैम्पियन है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आगे चलो पता चलेगा कितना मैथ्स आता है सबको। अब है आपके पास में टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले है आपके पास है सिंपल और वेटेड। सिंपल के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो ये सारे हैं सिंपल मेथड में। लेकिन वेटेड व्यक्ति जो है वो बहुत ही शानदार है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ बता दूंगी और वहाँ बता दूंगी जब आगे है। ये वेटेड एवरेज मीन के अंदर, अर्थमेटिक मीन में आपको कुछ भी नहीं करना है। वेटेड मीन के अंदर आपको उसके ऑब्जर्वेशंस को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ XW अपॉन समेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो वो आपके लिए आ जाता है x बार W का, सॉरी वेट। समेशन ऑफ आपके पास जो आइटम है उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पूरा सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट, ठीक है, कि आइटम्स कितने हैं, वेट में कितने आइटम्स है उसका टोटल अगर हम ले लें वेट में, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पर वेट आया है, तो उससे आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग आओगे, आगे आते जाओगे तो आपको वेटेड गुडविल पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, 12th में। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है वो, बहुत मज़ेदार है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर अभी यहाँ पे ऐसा ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस गरीब व्यक्ति के पास में, लेकिन सिंपल व्यक्ति बहुत अमीर है और बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट और फिर फ्रीक्वेंसी। अब इंडिविजुअल के अंदर भी आपको पढ़ना है कुछ मेथड्स, फिर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर भी कुछ मेथड्स पढ़ना है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपको इसकी मेथड्स को पढ़ना है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मीन इसलिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको इंडिविजुअल देखना है, आगे भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको ऐसी सारी मेथड्स एक ही नाम से हैं। इंडिविजुअल के अंदर भी डायरेक्ट और शॉर्टकट है, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी अरे के अंदर भी डायरेक्ट और शॉर्टकट है, और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी डायरेक्ट और शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, हमको आता है, हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन को, जब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 3 आइटम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, कि हम लोगों ने कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज फिर भी बता देती हूँ कि वो व्यक्ति होता है जिसमें एक अपना आइटम है। ठीक है, सब इंडिविजुअल है, वो व्यक्ति होता है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाता है, वही जो हम लोगों ने अभी पीछे देखा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी आपके पास में 2 लोग हैं, एक तो होती डायरेक्ट मेथड और एक होती शॉर्टकट मेथड। पर डायरेक्ट मेथड जो है आपके पास में वो थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें आपको सब पता होता है कि यहाँ पर वही करना है जो पीछे करा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दूंगी तो डायरेक्टली मेरा मीन आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट है, पर वो शॉर्टकट इतना लंबा है ना कि लगता नहीं कि शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है कि आपको a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। अब ये a क्या है, तो a है आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब अज्यूम्ड मीन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके मिड वैल्यू से। ठीक है, समझते हैं कैसे आएगा वो। x का मतलब है यहाँ पे सम ऑफ वेरिएबल्स, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट मेथड तो मुझे समझ में आ गई कि मैंने अभी तक जो पढ़ा था वो उसी से निकलेगा, कि जो फॉर्मूला मेरे पास में था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उससे मेरी डायरेक्ट मेथड जो है वो डायरेक्टली मुझे मीन दे देगी। लेकिन शॉर्टकट मेथड में क्या हो रहा है कि आपके पास में फॉर्मूला बन के आया है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। अब a क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू। अब आपने एक अज्यूम्ड मीन लिया हुआ है, उससे आप आपकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हो। ठीक है, उसके बाद में आप ये d निकालते हो। ठीक है, ये दिख रहा है ना, x माइनस a, मतलब क्या है कि आपने जो अज्यूम्ड मीन लिया है उसमें से उसको आप सारी फ्रीक्वेंसी से माइनस करोगे जो भी आपको गिवन है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, सपोज मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप लोगों ने क्या बोला कि हम 30 को अज्यूम्ड मीन लेंगे। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ लिख देते हैं, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये a निकालने के लिए आप लोगों ने क्या बोला कि मैं 30 को a ले लूँगी, अज्यूम्ड मीन है। आप चाहो 40 को ले सकते हो, आप चाहे 60 को ले सकते हो, 60 और 10 को छोड़ के आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, पर मिडिल वैल्यू लेना ज़्यादा बेटर है, इसलिए 30 को ले लिया। अब आपको a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, सॉरी d निकालना है। तो d कैसे निकलता है, जो भी आपका x है उसमें से आपका अज्यूम्ड मीन माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 30, आंसर क्या आएगा, -20। ठीक है, अब ये जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं इधर से, इनका जब सम कर देते हो तो वो हो जाता है आपके पास में समेशन ऑफ d। तो उस d के सम को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उसके अंदर आपको आपका अज्यूम्ड मीन प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से। लग रहा है शॉर्टकट? आप बोलोगे कि मैम क्या बात है, इससे बेटर तो हम डायरेक्टली मेथड से कर लेते तो ज़्यादा समझ में आ जाता। पर बुक वाले हैं, उनका कहना है कि ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से पहले पहुँच जाओगे। ठीक है, पर सबसे टाइम इसी में लगता है। ठीक है, पर क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि d का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ काम आ जाएगी। अब यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल सीरीज तो खत्म हो गई, अब है आपके पास में कैलकुलेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे, जहाँ पर आपको सेम फार्मूले देखने को मिलेंगे, बस कुछ चेंजेस है उसके अंदर। ठीक है, सारे के सारे फार्मूले वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे m और इनकी जगह पे कुछ कुछ और आ जाएगा। तो अब आप लोगों को देखना है यहाँ पर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे। फ्रीक्वेंसी अरे में आप लोगों के पास में 3 मेथड्स, पहली है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट जो कि आप लोगों के लिए शॉर्टकट नहीं है, फिर है हमारे पास में स्टेप डेविएशन। ठीक है, पर अभी आप लोग ध्यान दीजिए डायरेक्ट मेथड के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके लिए एक पेज कलेक्ट करके देती हूँ। ठीक है, एक पेज अगर अपन लें तो वो यहाँ से आता है ना शायद, कॉपी पेज, नहीं
ठीक है, तो आप लोगों के पास में है यहाँ पर कि आपको डायरेक्ट मेथड अगर देखनी तो उसका फॉर्मूला है आपके पास में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद देयर ऑब्जर्व, आपके पास में जो आइटम है उसके साथ में आपको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में आपको टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है। ठीक है, अब वो कैसे, सपोज चलो देखते हैं। सपोज़ मान लो कि एक क्वेश्चन है आपके पास में जहाँ पर आपको बोला है कि आपके पास में x है जो कि आपके नंबर ऑफ़ आइटम्स है, ठीक है, जो कि है 2, 4, 6, 8, और उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 3, 6, 8 और 9। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट मेथड से अगर इसको निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे कि आपको क्या बोला है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन। तो पहले मैं यहाँ पे fx निकाल लेती हूँ। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48 और 8 9 ज़ा 9 8 ज़ा 72। अब इन सब का जब आप टोटल कर लोगे तो उसके बाद में जो ये टोटल आया है उसको आपको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वी विल यूज कैलकुलेटर हियर। ठीक है, तो कैलसी पे आपके पास में वैल्यूज़ आ रही हैं 72 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 6 विल गिव यू 150। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, 26 कैसी भी आ सकती, पॉइंट में वैल्यू जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्या बोला है कि मेरे पास में x बार जो होता है वो होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है 150 अपॉन 26, तो वो कितना हो जाएगा 5.76। ठीक है, डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज़ लेनी है और उसके बाद में हो जाएगा। तो आपका जो मीन निकल कर आया है वो आया है 5.76। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आया डायरेक्ट मेथड का कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व इसका आ सकता है कि वो फटाफट वहीं पे करके दे दें, छोटी छोटी वैल्यूज़ दे दें और उससे आपका आंसर आ जाए। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमें वो सॉल्व कर लें तो हमारे आंसर्स सही हो जाएंगे। अब है शॉर्टकट मेथड, लेकिन शॉर्टकट मेथड को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्टकट आपके पास में है उसमें जो चीज़ें बोली उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास में ए गिवन है, ए मतलब है आपके पास में अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये आपका अज्यूम्ड मीन है। एफ मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके डेविएशन का मल्टीप्लाई। अब डेविएशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप अपने एक्स को माइनस कर देते हो ए से, वो आपके लिए हो जाता है डेविएशन। और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम किया वैसा ही। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं तो आपके पास में आ जाती है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब आपके पास में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें से आप एक अज्यूम मीन निकालोगे, उस मीन से आप उन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका डेविएशन। उस डेविएशन को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे उनकी फ्रीक्वेंसी से और फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो और उसमें प्लस कर दोगे वापस अज्यूम्ड मीन। जो ये फॉर्मूले है उसके अंदर अंदर आपको वैल्यूज पुट करते जाना है और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, पर एफडी निकालना मुश्किल नहीं है पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो डी कैसे निकलेगा, डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या हो गया कि आपने जो अज्यूम्ड मीन निकाला है उसमें से आप अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस करोगे। ठीक है, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस में से उस अज्यूम्ड मीन को माइनस करोगे तो आपके पास में कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर आपको उनका प्लस करना है। कुछ नेगेटिव वैल्यू है और कुछ प्लस वैल्यू है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको प्लस करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो आप और उसमें प्लस कर दोगे आपका अज्यूम मीन, तो आपका मीन आ जाएगा बाय शॉर्टकट मेथड। लग तो बिल्कुल भी नहीं रही है, पर अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें बताने को आ सकती हैं। सॉल्व तो नहीं करना है पर डेविएशन निकालने को कभी आ जाए तो ऐसे डेविएशन निकालना है कि अज्यूम मीन में से अज्यूम मीन को अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास में डेविएशन आ जाता है।
ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला भी सिमिलर टू शॉर्टकट मेथड है, जहाँ पर है आपके पास में स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन किसको कहते हैं, इसमें क्या काम आता है कि आपके पास में फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन डी डैश कैसे निकलता है। मैंने डी डैश निकालने के लिए एक चीज़ सीखी कि जब मैंने डेविएशन निकाल दिया, ठीक है, सॉरी, डेविएशन निकाल दिया, तो डेविएशन को जब मैं अपने क्लास में जो मुझे जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका डिफरेंस अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, सपोज मान लो आपको जो ऑब्जर्वेशंस है वो गिवन है 10, 20, 30, तो सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। अगर उस डिफरेंस से मैं अपने डेविएशन को डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास में एफ डी डैश आ जाता है, ठीक है, सॉरी डी डैश आ जाता है, सिर्फ डी डैश, और डी डैश को अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डी डैश, ठीक है, और उनके सम को जब मैं सम कर लूँगी तो वो समेशन ऑफ एफ डी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सी है, इस सी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, या कॉमन रेशियो या कॉमन नंबर, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, सब लोग +10 हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन है यहाँ पे, तो या सी का मतलब होता है डिफरेंस या तो कॉमन, ठीक है। तो जब आप अपने डेविएशन को उस कॉमन से डिवाइड कर देते हो और डिफरेंस से डिवाइड कर देते हो आपके ऑब्जर्वेशन के, तो आपके पास में स्टेप डेविएशन आ जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। एग्जाम में सिर्फ ये निकालने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सारा थोड़ी पूछ लेंगे सब कुछ उसके अंदर, समझ गए। पर क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए तो आपको समझ में आया कि डेविएशन क्या है और स्टेप डेविएशन क्या है। डेविएशन जब मैं अज्यूम मीन को मैं अपने ऑब्जर्वेशन में से माइनस करती हूँ, ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशंस में से मैं अगर अपने अज्यूम मीन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में आता है डेविएशन। लेकिन वहीं अगर उसी सेम डेविएशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं मेरे सीरीज़ के डिफरेंस से, ठीक है, जो डिस्क्रीट सीरीज़ चल रही है, जो फ्रीक्वेंसी अरे का डिफरेंस चल रहा है, उसके डिफरेंस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में आ जाता है स्टेप डेविएशन, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, डी डैश, ठीक है, इसको डैश पढ़ते हैं, डी डैश हो जाता है वो। हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड में मतलब लैंग्वेज में इसको ऐसा बोला जाता है या इसको ऐसा सिग्निफाई किया जाता है। और फिर आप उसके सम को आप उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालोगे, डिवाइड कर दोगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई कर देना वही डिफरेंस से और प्लस कर देना आपके अज्यूम मीन से, तो आपके पास में आ जाएगा स्टेप डेविएशन मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी अरे या डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे सेम फॉर्मूले, बस कुछ चीज़ों का चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम पढ़ी थी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्टेप शॉर्टकट मेथड तो हमारी लगभग पूरी वही है ना, कि अगर आप अपनी मिड वैल्यूज़ को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हो और डिवाइड कर देते हो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, नंबर, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, नंबर, या फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, हमने जो लास्ट टाइम लिखा था फॉर्मूला समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज़ ज़्यादा बेटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर भी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जब आप लोग अपने मिड वैल्यू को अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर उसके सम को आप लोग डिवाइड कर देते हो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज मान लीजिए टेबल चल रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 6, 8, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 13 और 6 हो जाएंगे 19, ठीक है, 19 हो गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्लास इंटरवल है, तो ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया 19। अब आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी, तो मिड वैल्यू निकालना तो कल ही सीखा था, क्या सिखाया था हमें कि L1 + L2/2 कर दूँ तो मेरी मिड वैल्यू आ जाती है, तो 0 + 10/2 5, तो पहले मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो वो हो जाएगा मेरे लिए 25, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालूंगी और उसका मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं उसके सम को डिवाइड कर दूंगी अपने फ्रीक्वेंसी के सम से, तो मेरे पास में डायरेक्ट मेथड से आंसर आ जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट मेथड के मीन का। अब इसकी जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या कहती है आप लोगों से कि जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ फॉलो करी थी ना, वही आपको यहाँ भी फॉलो करना है,
ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको अज्यूम मीन लेना है, लेकिन अज्यूम मीन किसका निकालना है आपको? मिड वैल्यू का। आप लोग यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें देखोगे तो हर जगह आपको मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू के अज्यूम मीन को निकालना है और उस अज्यूम मीन को मिड वैल्यू से माइनस करते जाना है, ठीक है। फिर उस मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई आपको कर देना है आपके फ्रीक्वेंसी से। अब उससे जब आप अपने अज्यूम मीन को आपकी मिड वैल्यू से माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा डेविएशन। डेविएशन का मल्टीप्लाई अगर फ्रीक्वेंसी में कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा FD, ठीक है। फिर उसका सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से और उसमें प्लस कर देंगे हमारे अज्यूम मीन को जो हम लोगों ने लिया था। आप कोई सा भी ले सकते हो, बस कोशिश करना कि बीच की वैल्यू को ले सको, ठीक है। सेकंड लास्ट को भी ले सकते हो, थर्ड लास्ट भी ले सकते हो, एकदम फर्स्ट और एकदम लास्ट को आप लोग अज्यूम मीन नहीं ले सकते, उससे आंसर आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ले सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन में है, पर वो आंसर भी उतना रेलेवेंट नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अज्यूम मीन जो है वो अपने ऊपर है, लेकिन ट्राई करो कि बीच की वैल्यू में से अज्यूम मीन ले सको। तो यहाँ से आपकी शॉर्टकट मेथड आ जाएगी। अब स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा कि जो डेविएशन मैंने इधर निकाला था पहले मिड वैल्यू के टाइम पे, तो अगर मैं उसको क्लास इंटरवल के डिफरेंस से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास में आ जाएगा स्टेप डेविएशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे डेविएशन को डिवाइड कर दिया था मेरे सीरीज़ के डिफरेंस से, तो मुझे मिल गया था स्टेप डेविएशन। और यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं अपने डेविएशन को डिवाइड कर देती हूँ क्लास इंटरवल के डिफरेंस से, जैसे 0 to 10 चल रहा है या 10 to 20 चल रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर भी 10 का ही डिफरेंस है। तो जो भी मेरा डेविएशन आया है उसको यदि मैं क्लास इंटरवल के डिफरेंस से, दैट इज I, उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में आ जाता है स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपका मीन का बहुत मेजर वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, दैट इज़ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसीज गलत ले लेते हैं, जिस वजह से हमारा मीन जो है वो गलत आ जाता है, जिस वजह से हमारा मीन जो है वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये गलती किसने करवाई होगी? बहुत दिनों बाद व्यक्ति की याद आई है, पर ठीक है आ गई है तो बोल देते हैं। मोह माया जी से बात करते वक्त आपने कोई एक सीरीज़ या कोई एक नंबर गलत ले लिया था, जिस वजह से आपका जो मीन है वो गलत आ गया था। तो अब उस गलत मीन को सही तो करना पड़ेगा। तो कैसे सही करेंगे? हम लोगों ने जो रॉन्ग मीन लिया था, ठीक है, उसको उसके साथ में अगर मैं करेक्ट वैल्यू जो मुझे लेनी थी, सपोज मान लो कि मुझे लेना था 53 लेना था, लेकिन मैंने उसको कर दिया 83। तो मुझे लेना 53 था लेकिन मैंने कर 83 दिया, तो क्या हो जाएगा कि मैं करेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखूंगी 53, उसमें से माइनस करवा दूंगी 83, और यहाँ पर आपका जो रॉन्ग मीन निकला हुआ आया है, ठीक है, उसको आप प्लस कर दोगे, उसमें आपकी करेक्ट वैल्यू को प्लस करोगे, माइनस करोगे इनकरेक्ट वैल्यू को, डिवाइड कर दोगे आपके नंबर ऑफ जो भी गिवन आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला है कि आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 100 है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बुक के अंदर गिवन कि कुछ 100 बच्चे हैं जिनका आपको मार्क्स का एवरेज गिवन है, ठीक है, मार्क्स का मीन गिवन है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 40, ठीक है, 40 है। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उसको स्क्रूटनी किया, स्क्रूटनी मतलब होता है चेक करना, ठीक है, जब हम लोगों ने स्क्रूटनी किया, हम लोगों ने चेक किया, तो क्या निकला कि हमारे पास में एक वैल्यू जो है वो गलत ले ली है, ठीक है, मैंने एक वैल्यू गलत ले ली है, जिस वजह से मेरा जो मीन है वो गलत आ गया है। तो वो गलत वैल्यू क्या थी कि मैंने गलत वैल्यू जो है वो ले ली है 83, जबकि मुझे क्या लेना था 53। तो अब मुझे ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला है, पर मुझे यहाँ पर पहले रॉन्ग मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो जो रॉन्ग मीन आया था ना उसको निकालना पड़ेगा, तो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। अब रॉन्ग मीन कैसे निकलेगा? हमारे पास जो रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज आई होगी, ठीक है, रॉन्ग नंबर ऑफ हमारे पास में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे आएंगे? वो इस तरीके से आएंगे कि आपका जो वो बचपन वाला चार्ट जो है वो क्या कहता है आप लोगों से कि हमारे पास में मीन निकालने का एक रामबाण हमारे पास में फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे मीन गिवन है इस तरीके से, x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे मीन गिवन है दैट इज 40 इज इक्वल्स टू, मैं ये पता नहीं इसलिए इसको x मान लेते हैं, और n पता है दैट इज 100। तो मेरा x कितना हो जाएगा? 4000,
ठीक है, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 4000 लोग हैं जिनमें मैंने एक वैल्यू गलत ले ली थी, तो अब उस एक वैल्यू को गलत को हटा दूं और सही को प्लस कर देती हूँ तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जब आ गया है तो ये रॉन्ग आ गया है मेरे पास में। ठीक है, ये जो रॉन्ग वैल्यू वाला सम है वो आ गया है। तो यहाँ पर 4000 प्लस करेक्ट वैल्यू प्लस कर दूँ उसमें 53, माइनस कर दूँ गलत वैल्यू और डिवाइड कर दूँ उसको 100 से, तो मेरे पास में अपना सही मीन आ जाएगा। दैट इज़ 4000 प्लस 53 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका मीन जो आएगा वो आएगा आप लोगों के पास में 39.7 समथिंग। ठीक है, 39.7 आ रहा है आप लोगों का। तो ये आपका करेक्ट मीन आ गया, जो कि पहले क्या बता रहा था आप लोगों को 40। अब आप लोग बोलोगे मैम 0.3 के डिफरेंस के लिए आपने इतनी मेहनत कराई, पर नहीं, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि 0.3 बहुत मार्क्स होता है। ठीक है, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस जीवन में, हमेशा याद रखना 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टोरी है किसी दिन अगर वक्त मिला ज़रूर बताऊंगी, पर हाँ 3.3 हो 3 नंबर हो कुछ भी हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को देख लेना, कैसे सॉल्व किया था उसको देख लेना। अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा करो यार। ठीक है, तो बता भी दूंगी, डाउट्स पूछते नहीं हो तो कैसे बताऊंगी। ठीक है, थोड़े डाउट्स पूछा करो यार। ठीक है, अब आपके पास में जो वो उधर बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी, थोड़े समय पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन वो होता है जब आपके फ्रीक्वेंसी को या आपके ऑब्जर्वेशन को कोई वेट गिवन हो। ठीक है, तो तब आप क्या करते हो कि आप अपने वेट से आपकी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है 10, 20 और 30 और इनको वेट गिवन है। वेट है इनके पास में 2, 4, 3, ये वेट है और ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा 20, 80 और 90। ठीक है, वेट का टोटल कितना आ रहा है 4 और 3 7 और 8 और 9। ठीक है, 9 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा होगा कुछ 80, 90, 190। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या करना है आपको कि सम ऑफ WX मतलब वेट इनटू ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ वेट विल गिव मी टोटल ऑफ मीन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन अगर मैं वेट इनटू ऑब्जर्वेशन कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं टोटल ऑफ वेट से, तो मुझे मिल जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये भी सॉल्व करने के लिए सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है इसमें। तो आप लोग भूले भटके ना, अगर वेट दिख जाता है कहीं भी तो वेट को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से और उसको प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो वेट के उससे। ठीक है, वेट के सम से डिवाइड करना है। याद रखो पहले हम लोग क्या करते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे नंबर वंबर नहीं है, वेट का टोटल से डिवाइड करना है। ठीक है, और वैसे हमको डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेट के टोटल से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास में आ जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। उसके बाद में आपके पास में एक और व्यक्ति बचते हैं, दैट इज कंबाइंड मीन। अब अगर आपको 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो आपको क्या करना है कि आपको उसने बोला कि आपके पास में एक कोई ऑब्जर्वेशन है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 10। ठीक है, और एक कोई ऑब्जर्वेशन है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2। तो आप लोगों से बोल दिया कि इनका कंबाइंड मीन निकाल के बताओ। तो वो कैसे निकालोगे कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 10 कितना हो जाता है 1000 प्लस 150 इंटू 2 हो जाता है 300 अपॉन ये जो N1 और N2 है इनको प्लस कर दो। मतलब N1 कौन हो गया, ये नंबर ऑफ आइटम्स में। ठीक है, तो ये इनको कर दो आप, तो वो हो जाएगा कितना 150 और 250 रुपये, मतलब 250। तो उससे आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई 2 अलग अलग लोग दे रखे हैं कि एक N1 ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है या ऑब्जर्वेशंस इतने हैं या N2 में इतने हैं, तो N1 को N1 के व्यक्ति को N1 उसके साथ में मल्टीप्लाई करा दो x के साथ में जो भी उसका ऑब्जर्वेशन गिवन है, और N2 के व्यक्ति को x के साथ में ऑब्जर्वेशन के साथ में आप लोग मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करवा दो N1 प्लस N2। ठीक है, जो भी आपको N1 और N2 गिवन होगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 लोगों का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पे आपका मीन खत्म हो जाता है। और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब मुझे CA में भी है इसलिए बोल रही हूँ। अभी मैं कल एक पेपर सॉल्व कर रही थी,
मेरे क्वेश्चन, मेरे बस ऐसे ऐसे चुटकियों में पेपर है गाइस, कल के दिन मेरा पेपर होगा आने वाले महीने में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक अर्थमेटिक मीन की, और ये क्वेश्चन लिटरली मेरा गलत हो गया था, ठीक है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे फिर याद आया कि शिट मैन, ये तो एग्जैक्टली सही था। तो क्या हुआ था कि उसमें मुझे भी सेम पूछा था जो कि आप लोगों की बुक में एक MCQ गिवन है। उसमें क्या बोला था कि अगर हम अर्थमेटिक मीन के सम ऑफ डेविएशन को ले लें, ठीक है, अगर हम उसके मीन से अगर डेविएशन को माइनस करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब ये क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, पर ठीक है समझाती हूँ। अ नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन इज दैट सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज, हम जो डेविएशन निकालते हैं ना, अगर हम मीन से माइनस करने चले जाएं उसको, ठीक है, हम पहले अज्यूम मीन ले रहे थे, अपने हिसाब से हम लोगों ने अजम्पशन ले लिया था कि मुझे इसको ही बनाना है, मुझे ये फेवरेट लग रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से मीन निकाल कर उसको फिर माइनस करें अपने अपने ऑब्जर्वेशन में से, तो उसका सम हमेशा 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 0 आता है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास में 4-5 ऑब्जर्वेशन है, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40, 20, 60, 70 और 100 और 4, हाँ ठीक है। तो इसका मीन कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 40 + 30 + 20 + 10 कर दो, डिवाइड कर दो उसको आप 4 से, तो आपके पास में आपका जो मीन आएगा x बार आ जाएगा आप लोगों के पास में 25, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको डेविएशन के लिए इसको इस्तेमाल करना है। आप अज्यूम मीन नहीं ले लोगे। पहले अज्यूम मीन में क्या करती थी कि मुझे लग रहा है मैं 20 को अज्यूम मीन ले लेती हूँ, पर उसने बोला कि अरिथमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी जिसमें वो कहता है कि अगर हम डेविएशन को मीन से माइनस करवाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने मीन निकाला है उससे अगर हम माइनस करें तो उसका सम 0 आएगा। अब कैसे? अब मुझे इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये, ठीक है, मेरा डेविएशन कैसे आएगा कि अगर मैंने ये मीन निकाला है, ठीक है, मेरे लिए ये d बन गया है अब, ठीक है, अज्यूम मीन ये है, तो a अगर -a कर दूँ किस में, ये जो मेरे पास में x गिवन है, तो कितना आएगा? तो पहले 25 - 10 करेंगे हम, सॉरी 10 - 25 आएगा, फिर आएगा आपके पास में 20 - 25, फिर आएगा 30 - 25, फिर आएगा 40 - 25, ठीक है। ये आपका प्रॉपर मीन है। तो इनकी टेबल्स के अनुसार क्या क्या आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं यार, अपन बहुत जगह है अपने पास में, ठीक है। तो 10 - 25 हो जाएगा -15, ठीक है, -15। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 20 - 25 आ जाएगा -5, 30 - 25 आ जाएगा +5, और 40 - 25 आ जाएगा 15, ठीक है। अब आप इनका सम कर लो, आपको 0 ही मिलेगा। -15 + 15 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सा 0, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अज्यूम मीन की जगह प्रॉपर मीन निकाल कर डेविएशन निकालते हैं तो उसका सम 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए अज्यूम मीन लिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अदरवाइज डेविएशन निकाला, उसके सम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज से तो वो तो ख़त्म ही हो जाना है क्वेश्चन वहाँ पे। तो इसलिए ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। आपसे पूछ सकते हैं MCQ में कि अगर अरिथमेटिक मीन की जो डेविएशन है उसको अगर हम उसके मीन से माइनस करवा दें तो क्या होगा, तो वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। उसका सम जो है वो 0 0 0 आ जाता है। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में कोई मीन गिवन है तो उसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो मीन अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सपोज मान लो कि आपको ये गिवन है ऑब्जर्वेशन, अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि आप आपके ऑब्जर्वेशन में +2 कर रहे हो, ठीक है, पर कांस्टेंट नंबर प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं उल जुलूल कुछ भी प्लस करने चले गए। कांस्टेंट नंबर अगर प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 10 + 2 12 + 14 16 18 और यहाँ पर 54, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास में 60, ठीक है। अब 60 / 4 करोगे आप लोग तो आपके पास में आपका मीन आ जाएगा, 60 / 4 करोगे तो आपका मीन आ जाएगा 15। अब एक शॉर्टकट मेथड ये है कि जो ऑलरेडी आपको मीन गिवन है अगर उसमें आप +2 कर देते तो भी आपका 15 ही आंसर आना था, ठीक है। अब माइनस में देखते हैं, अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पर मेरा आंसर आना चाहिए x बार = 11,
ठीक है। तो -2 मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 10 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 20 और 20, 30 और 44। ठीक है, 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरा 11 आएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में मेरे पास में मेरा x बार हो जाना चाहिए 26, क्योंकि 13 × 2 26। तो 10 2 जा 20, 12 2 जा 24, 14 2 जा 28, 16 2 जा 32। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 28, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 104। अगर 104 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में 26 ही आंसर आएगा। 104 डिवाइडेड बाय 26 विल गिव मी आंसर 104 डिवाइडेड बाय 4, तो 26 ही मेरे पास में आंसर आएगा। अब अगर डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर मेरा मीन जो है वो हो जाना चाहिए 6.5। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 12 को 2 से करो 6, 14 को 2 से करो 7, 16 को 2 से करो 8। टोटल कितना आ जाएगा इन सभी का आप लोग अगर करोगे तो 6, 7 जो हो जाएंगे 12, 13, 13 और 8 हो जाएंगे 21, 21 और 5 हो जाएंगे 26। ठीक है, तो 26 को अगर डिवाइड करूंगी 4 से तो आंसर आएगा 6.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ने प्रूव कर दिया कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मेरे मीन के अंदर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर एडिशन किया है तो मैं अपने मीन के अंदर भी ऐड कर दूँ तो वही आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। और अगर डिवाइड किया है तो डिवाइड करने पर मेरे पास में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर मीन खत्म हो जाता है गाइस, ऐसे एकदम खत्म ही हो जाता है पूरी तरीके से। मीडियन बचा है, तो मीडियन क्या कहता है आप लोगों के लिए कि मीडियन वो वेरिएबल है जो कि आपके ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, n/2 कर दो अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप n/2 कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 2 कर दो तो आपका मीडियन आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट क्या कौन से, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो हमेशा मीडियन वैल्यू से ऊपर का होता है और एक पार्ट जो होता है वो मीडियन वैल्यू से नीचे का होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए मीडियन होता है जो कि किसी भी सीरीज को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, वो मेरे लिए मीडियन कहलाता है। ठीक है, अब मीडियन के आपके सिर्फ यही फॉर्मूले हैं। मीडियन जो है वो पूरा कुल मिलाकर आपके पास में इतना ही है, आपको इन्हीं फॉर्मूलेस को देखना है और उससे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, तो अभी जो आपके पास में फॉर्मूले जो चल रहे हैं, सबसे पहले आपको 3 लोगों को याद रखना है। आपके पास में मीडियन सॉल्व करने के लिए 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ऑड आइटम आ गया है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग n+1/2 कर दोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, उतना आइटम n+1 2 करने पर समझ लो 4th आइटम आ रहा है। ठीक है, तो 4th आइटम की वैल्यू आपके लिए आपका मीडियन हो जाएगी। ठीक है, 4 इज नॉट मीडियम, 4th वैल्यू की जो फोर्थ आइटम की जो वैल्यू है वो आपके लिए मीडियन हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर n+1 जो है आपका n जो है वो कोई इवन नंबर आ जाता है। ठीक है, इवन नंबर आने पर अगर 10 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, तो 8+1 करोगे तो 9 हो जाएगा और 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो वो 4.5 आएगा। ठीक है, तो अगर जब भी फ्रैक्शन में आता है ऐसे आ जाता है कि अगर 4.5 होता है तो आप वहाँ पर क्या करो कि 4th वैल्यू को ले लो। ठीक है, जो 4th ऑब्जर्वेशन है उसको ले लो और 0.5 किसका ले लो, 0.5 आपके अगली उसको। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5th आइटम। ठीक है, और उसको प्लस कर दो 4 में और फिर उसको करोगे तो आपका मीडियन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे इन लोगों ने क्या लिखा है, कम्स टू बी इन फ्रैक्शन देन द मीडियन वुड बी एबल टू एवरेज ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि अगर आपके पास में इवन नंबर आता है, ठीक है, इवन नंबर हो गया n, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो पॉइंट में आंसर चला जाएगा या फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो आप लोग क्या कर लोगे कि 2 मिडिल मोस्ट वैल्यूज को लेकर आप अपना मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो सीरीज गिवन है उसको आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। ठीक है,
असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, जो भी ऑर्डर फॉलो करना है, पर पहले उसको अरेंज करो, उसके बाद में आपको ये निकालना है। और पहले गिन लो कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो आपका मीडियन इजीली निकल जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर है तो फिर आप दो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ को लोगे और उसको आप लोग प्लस करके आपका मीडियन को निकाल लोगे। ठीक है, फिर है आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पर एक सीरीज के बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप ले लेंगे साइज ऑफ n+1/2। तो यहाँ पर n जो गिवन है, यहाँ वाले n का मतलब अलग है, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज मान लो 10, 20, 30, 40 और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 का जो सम आएगा, ठीक है, उसमें +1/2 करोगे तो आपके पास में आपका साइज ऑफ वो आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, वो वाला डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो होगा, जहां पर आप फ्रीक्वेंसी के सम को डिवाइड कर दोगे 2 से और उसमें +1 करवा दोगे, मतलब +1/2 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा मीडियन का वो वाला आइटम। ठीक है, जो भी उसका आंसर होने वाला होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में है 10, 20 और 30 और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3 और 4। तो यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज 7 और 8 और 1 9। तो यहाँ पर 9 + 1/2 करोगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 5th आइटम। तो 5th आइटम जो होगा वो मेरे लिए हो जाएगा मेरा मीडियन। किस चीज़ के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे में। तो वहाँ पर मीडियन निकलता है n+1/2, जहाँ पर n का मतलब क्या है मेरे लिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आपका आंसर जो है वो आता है n/2 से। ठीक है, आप मीडियन के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, आपको जो भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, उसका आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। CF निकालने के बाद में जो लास्ट वैल्यू होती है वो CF का टोटल बता देती है। ठीक है, तो वो टोटल को अगर आप डिवाइड कर देते हो 2 से तो आपका मीडियन आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब n/2 निकाल दिया, ठीक है, n/2 निकाल दिया और माइनस कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी CF आई है। ठीक है, CF जो भी टोटल में है उसको आप माइनस कर दोगे अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब n/2 निकालने पर जो भी आइटम निकला है उस आइटम के फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में लेना है। ये आई का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके क्लास इंटरवल का। L1 का मतलब होता है जो भी आइटम आया है उसका लोअर लिमिट। ठीक है, वो आपको लेनी है। CF आपको उसी क्लास लिमिट की लेनी है जो भी आपका nth आइटम आया, और फ्रीक्वेंसी भी आपको उसी व्यक्ति की लेनी जो भी आपका nth आइटम n/2 करने से आया है। तो उससे आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का मीडियन निकल जाता है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मीडियन में यह है कि वो सिंप्लिसिटी में बहुत ही सिंपल है, व्यक्ति है। इसके अंदर की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आपको सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब इसको बाहर की वैल्यूज इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सर्टेनिटी, ये सर्टन है, ये हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, ये बदलता नहीं है, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकती, इसलिए सर्टन है। रियल वैल्यू देता है ये आपको। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पॉसिबल है मीडियन से। उसके बाद में डाटा अगर इनकम्प्लीट भी है आपके पास में, आपको कोई 2-4 चीज़ें नहीं पता है, तब भी आप आपका मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरिट्स हैं। आप बुक से एक बार इसको रीड करके देख लेना। इसके अंदर सिर्फ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट्स को लिख दिया है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब है आपके पास में डीमेरिट्स। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की कमी है। ठीक है, कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मीन में एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती, पर मीडियन में रिप्रेजेंट करने वाले लोग कम होते, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ जाता है, तो बता नहीं पाते कि ये वाला आइटम लेना या ये वाला आइटम लेना। ठीक है, रियलिस्टिक कम है, यहाँ पे ये तो बोल दिया रियल है, वैल्यू रियल है, लेकिन रियलिस्टिक कम है, और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका कंप्लीटली खत्म है। ठीक है, इसको आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब है आपके पास में सुंदर सी पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में आपके पास में 3 लोग हैं। सबसे पहले हैं आपके पास में क्वार्टाइल्स, फिर है डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स वो लोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले व्यक्ति को कहते हैं क्वार्टाइल्स। डिसाइल्स का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो वो हो जाता है मेरे लिए डिसाइल्स। और परसेंटाइल वो होता है जो भी मेरे वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो वो मेरे लिए हो जाता है परसेंटाइल्स। ठीक है, अब क्वार्टाइल्स निकालने के लिए 2 लोग लगते हैं आपको। सबसे पहले आता है एक तो इंडिविजुअल सीरीज में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है n+1/4।
अब ये हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक जाना हो आपको, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स जो हैं आपके पास में, जहाँ तक मतलब कि Q4 इज द लास्ट, ठीक है। क्वार्टाइल्स जो हैं अगर Q1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n+1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 2 निकालना हो तो यहाँ पर Q2 है तो वहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। n+1/2 कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा Q2 की वैल्यू। यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई को मतलब रहता नहीं, इसलिए किया नहीं है। यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती, यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। अब Q1 और Q3 जो होते हैं, Q1 को कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q3 को कहते हैं अपर क्वार्टाइल, Q2 को कहते हैं मीडियन, ठीक है। Q2 वो होता है, मतलब क्वार्टाइल का जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारे लिए मीडियन कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में वहाँ उधर पीछे भी गिवन है, ये बहुत सुंदरता से मैं बता देती हूँ। देखो ये रहा, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है n+1/4, तो वो क्या निकल जाता है आपका Q। अब n यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑब्जर्वेशन आएगा ना उसका नंबर, ठीक है, वो आपके लिए हो जाता है यहाँ पर वो। अब अगर यहाँ पे Q3 निकालना हो तो अगर यहाँ पे 4 भी हो तो यहाँ पे आप 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 2 हो तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्या होता है कि Q1 निकालना है तो आपको +1 नहीं करना है, आपको n/4 करना है, और ये nth आइटम की वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे nth आइटम निकलेगा आपका, जैसे मीडियन में आया था ना कि मैंने n/2 किया तो nth आइटम, मतलब अगर सेकंड आया है उसका आंसर तो सेकंड आइटम की वैल्यू मेरे लिए मीडियन बनेगी। तो वहीं पर अगर Q3 करने पर 3 आया है तो थर्ड आइटम की वैल्यू मेरे लिए क्वार्टाइल का 3 बनेगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप n, यहाँ पर n का मतलब क्या है कि आप सम ले रहे हो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके सम को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास में Q1 आइटम आ जाता है। अगर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका कि अगर इससे आपके Q1 Q3 निकलेंगे और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें आपका फॉर्मूला बन जाता है वही जो मीडियन का बना था कि L1 + n/4 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I, ठीक है। वहाँ क्या था, L1 + n/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो क्वार्टाइल में n/4 का हो जाएगा, n/4, जिससे जो भी आइटम का वैल्यू आएगा उसी वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, उसी की फ्रीक्वेंसी लेना और उसी की लोअर लिमिट लेना और उसी का हम लोगों को डिफरेंस लेना, पर डिफरेंस हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इससे आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का क्वार्टाइल सॉल्व हो जाएगा। अब आता है डिसाइल्स। डिसाइल्स का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति हमें 10 इक्वल पार्ट में बांट दे तो वो मेरे लिए हो जाता है डिसाइल्स। यहाँ पर n का मतलब है वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसमें अगर आप +1 करके 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में वो nth आइटम आ जाएगा जो कि आपके सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला है कि आपको n/2, अब ये वाला n जो है ये मेरे लिए है सम, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। अगर उसको मैं 10 से डिवाइड करके उसका जो आइटम निकलेगा उसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी की फ्रीक्वेंसी और उसी के I से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास में मेरा डिसाइल आ जाएगा जो भी मुझे निकालना है। अगर यहाँ पे Q3 निकालना हो तो यहाँ बाहर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 निकालना हो तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज द केस में भी। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ फॉर्मूले को रट लेना थोड़ा सा, ठीक है। रटना ही है क्योंकि लॉजिकली समझाने जाएंगे तो कोई अर्थ है नहीं, इसको रटना ही है आपको। एक पेज बनाओ, एक प्रॉपर पेज लेना, उसके ऊपर सारे फॉर्मूले को लिख डालना जितने भी है मीन मीडियन मोड के, और सुबह उठते से हाथ जोड़कर उनको पढ़ना और शाम को सोते वक्त भी हाथ जोड़कर सोकर पढ़ना, पढ़कर ही सोना, ठीक है। तो आपको सारे फॉर्मूले आपके जो है लर्न हो जाएंगे। जैसे n1 ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ भी कि यहाँ पर जो n है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में वहाँ सम मत लेने लग जाना, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी छोटी छोटी बातों को लिखकर आप एक चार्ट चिपका लो और उसको सुबह उठते से देखो, उसके हाथ जोड़ो, उसको पढ़ो, और रात को सोते वक्त भी उसको हाथ जोड़कर पढ़कर ही सो, तो आपके सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। दिस मेथड इज़ 100% एक्सपेरिमेंट करी हुई है और ये प्रूवन है कि इससे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है।
परसेंटाइल में भी सेम चीज़ है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो n+1 करके 100 कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। और n+1 यहाँ पर मेरे लिए n कौन है, ये वाला n मेरे लिए क्या बात कर रहा है कि ये जो n है मेरा, ये n मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और n+1 करके अपॉन में 100 करके जो nth आइटम आया है उसकी वैल्यू मेरे लिए वो बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे P10 हो, अगर यहाँ पर P10 हो तो यहाँ मल्टीप्लाई आगे 10 का हो जाएगा, बस इतना ही। जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे आपके आंसर आ जाएंगे। आई नो मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, पर क्योंकि इसमें अंदर तक जाने की कोई बात है ही नहीं, जो रिलेशनशिप आगे पढ़ानी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट वहाँ चलते हैं अपन, ठीक है। फिर है आपके पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर भी सेम है कि आपको क्या करना है, आप लोगों ने नंबर ऑफ ये लेना है, नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 100, और फिर जो nth वैल्यू निकली उसकी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी की फ्रीक्वेंसी, और आपका आई क्या है यहाँ पे, डिफरेंस, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग आई कहते हैं, ठीक है। तो उससे आपके परसेंटाइल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे P10, P3, P4, P5, P99 तक भी हो तो आपको मल्टीप्लाई कर देना उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है। अब मोड, फाइनली मोड जो है वो थोड़ा छोटा सा ही है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना और आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। मोड क्या होता है, इज द वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, और दैट इज द मॉडल वैल्यू हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। मतलब अगर सपोज मान लो एक सीरीज चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये दिखा जा रहा है कि 5th सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा आइटम दिख रहे हैं, ठीक है, 6th नंबर के या उसमें, तो वहाँ पर आप लोग क्या कह देते हो कि ये है मॉडल वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और ऐसा अगर डिस्क्रीट उसमें इंडिविजुअल में भी है, इंडिविजुअल में हो कि एक ही व्यक्ति बहुत बार आ रहा है कि 1 जो है वो 7 टाइम्स आ गया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि 1 इज़ द मॉडल वैल्यू, क्योंकि 1 जो है वो मेरे पास सबसे हाईएस्ट टाइम्स यहाँ पर आया है। तो मोड क्या होता है कि वो वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आपको दिखती है। अब मोड का जो ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले को याद कर लो तो जीवन आपका जो है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। मोड में आपको ये F1 का मतलब क्या हो गया, F0 मतलब क्या होगा, 2F1 क्या हो गया, F0 क्या होगा, F2 क्या हो गया, सब बताते हैं, शांति। और L1 और I तो पता है, L1 मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, I मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये F1 F0 क्या है, F1 जो है वो आप लोगों के लिए क्या बनेगा, देखो आप लोगों का मोड कैसे निकलेगा कि आप लोग जब क्लास इंटरवल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आप लोगों का मोड बन जाएगा। अब उससे ऊपर वाली क्लास जो है वो F1 बनेगी और उससे नीचे वाली क्लास जो है वो आप लोगों के लिए F2 बनेगी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2। और वहीं पर जो वो व्यक्ति खुद है वो बन जाएगा आप लोगों के लिए F0, ठीक है। इस F0 को पढ़ते हैं F0, ठीक है। तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कर देते हो तो आपका जो है जूम आ जाता है, मतलब Z आ जाता है, मोड आ जाता है, ठीक है, मोड आ जाता है। मोड आने के बाद में ये कब यूज़ करें, जब आपके पास में है क्लास इंटरवल, जहाँ पर आपके क्लास इंटरवल चल रहे हों वहाँ पर आप लोग जो हैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपके लिए बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि यही व्यक्ति है क्या, तो इसलिए आप मोड निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे। और ये सब कैसे निकलेगा कि आप पहले जज करोगे कि किसके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद में जो है आप F1 F2 F0 फ्रीक्वेंसी L1 और I निकाल लोगे और उससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला रटना ही, मैंने भी रटे थे अभी तक याद है मुझे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I इज इक्वल्स टू Z। मैं इसको बचपन में जूम बोलती थी, हाँ सच में मैं इसको बचपन में जूम बोलती थी क्योंकि मुझ में ना थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग था, तो Z इज इक्वल्स टू ऑलवेज जूम फॉर मी, ठीक है। पर यहाँ पर Z इज इक्वल्स टू मोड, ठीक है। अब आपके पास में जो है बहुत सारी चीज़ें आगे जाना पड़ेगा यार, शिट्स, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से कि अगर
कोई भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है आप लोगों का वो आएगा बेल शेप्ड का, ठीक है। मतलब जो हमारी घंटी होती है ना, उसके शेप का आपका फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा, जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड जो है वो आइडेंटिकल है, पता कर सकते हो कि हाँ यही है, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसका वो आता है बेल शेप में, ठीक है। अगर असिमेट्रिकल है, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो असिमेट्रिकल है, तब क्या होगा आप लोगों के पास में, तब हो जाएगा जो वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन और मोड जो है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है तो मीन, मीडियन, मोड भी सेम आएंगे, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग है तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड भी अलग आएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप्ड नहीं होगी। हाँ, तो रिलेशनशिप इस तरीके से है कि अगर डिफरेंस, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर सेम रहा, ठीक है, इक्वल रहा, तो हमारे मीन, मीडियन, मोड भी इक्वल रहेंगे और उनका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप्ड रहेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल है, इक्वल नहीं है, तो हमारे मीन, मीडियन, मोड की भी अलग अलग वैल्यूज आएगी और वो बेल शेप नहीं होगा, या तो वो हल्का सा राइट की तरफ झुका हुआ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब ये राइट और लेफ्ट की तरफ झुकने का मतलब क्या होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। आपके पास में जब आपका सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, जब सिमेट्रिकल होगा तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। सिमेट्रिकल में डायग्राम इस तरीके से आता है, जहां पर आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके डायग्राम में सेकंड जो आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब क्या होगा कि अगर हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ अगर झुका हुआ है, मतलब कि जो राइट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन बड़ा है और फिर जेड बड़ा है, मतलब मोड, ठीक है। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर पॉजिटिवली स्कीवनेस है राइट की तरफ, ठीक है, अगर पॉजिटिवली स्कीवनेस है, स्क्यूनेस है राइट की तरफ, तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस आता है कि मेरा मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन बड़ा है और फिर मोड बड़ा है, ठीक है। दैट इज मोड इज लेस देन मीन, मीडियन इज लेस देन मीन, ठीक है। मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन आएगा और फिर मोड आएगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिवली स्क्यूनेस है टूवर्ड्स राइट। लेकिन अगर वही चीज़ लेफ्ट की तरफ होती है कि नेगेटिवली आप लेफ्ट की तरफ झुके हुए हो, तो क्या हो जाता है कि आपका मोड सबसे बड़ा होता है, फिर आपका मीडियन होता है और फिर आपका मीन होता है, ठीक है। दोनों ही रिलेशनशिप अलग अलग हो जाएंगे और फिर यहाँ पर जो रहते हैं कि वो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। ये ऐसा आ जाता है, ये ऐसा आ जाता है और ये ऐसा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका मीन ऐसा होगा, आपका मोड ऐसा, मीडियन ऐसा होगा और आपका मोड ऐसा होगा, ठीक है। और ये आपके मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है उसको आप लोगों को फॉर्मूले में दिखा दिया जाता है और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे कभी मोड गिवन ना हो और मुझे मीडियन और मीन गिवन हो तो मैं मोड निकाल सकती हूँ। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन कर दूंगी तो मोड आ जाएगा। अब इसी चीज़ से हम वो जो हमारे लीनियर इक्वेशन होती है, अगर कभी मीन गिवन ना हो और मोड और मीडियन हो तो उससे भी ये निकल सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को ऑल्टर चेंज करके हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप क्या बोलती है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट था और यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आपका स्टैटिस्टिक्स को जो है वो संपूर्ण हो चुका है। जितने फॉर्मूले थे, जितनी भी चीज़ें थी, मैंने सारी कवर करवा दी हैं, थ्योरेटिकल वाइज, इंपॉर्टेंट MCQ वाइज, जो भी चीज़ें आप लोगों से MCQ में पूछ सकते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। 3 चैप्टर एक साथ पढ़े हैं हम लोगों ने, दैट इज मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो सारा का सारा टर्म 2 का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपकी टर्म 1 जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपके पास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखो। कुछ भी समझ नहीं आता है तो डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आपके डाउट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पर डाउट्स पूछें तो आपको रिप्लाई भी अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर डाउट्स पूछेंगे तो मैं आपको डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगी, आपको बता दूंगी कि आपको अगली वीडियो में उसका रिप्लाई मिल सकता है कि क्या चीज़ें थी जो हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए 24/7 यही हूँ,
ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्रिपरेशन करते रहो। जो बच्चे टर्म 1 दे रहे हैं, जो भी लोग टर्म 1 दे रहे हैं, जितने भी बच्चे टर्म 1 दे रहे हैं, आप सभी टर्म 1 दे रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में टर्म 1 दीजिए। मार्क्स कम आए नहीं आए, अच्छे मार्क्स आए या कम मार्क्स आए, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, हमारे लिए हमारा एफर्ट मैटर करता है कि हम लोगों ने मेहनत करी या नहीं। ठीक है, मेहनत करी है, सफलता अपने आप मिलेगी। बहुत मशहूर मूवी का डायलॉग है कि काबिल बनो, ठीक है, कामयाबी अपने आप पीछे आ जाएगी। आप लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद में मैं खुद भी ऐसा करती थी पहले, क्योंकि हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि पढ़ लिया तो हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए डू प्रैक्टिस फॉर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं प्रैक्टिस करो। जो समझ में नहीं आता है स्टार मार्क करके पूछते चले जाओ, डिस्कशंस करो, वापस पढ़ने की कोशिश करो कि वो समझ नहीं आया, दूसरी बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत सारा ज्ञान दे दिया है मैंने आज, ठीक है, पर कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है और बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया है एक साथ में। तो आप लोग पॉइंट में भी देख सकते हैं। पहले मीन देख लो, मीन कवर कर लो, फिर मीडियन देख लो, फिर मीडियन कवर कर लो, फिर मोड देख लो, मोड कवर कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।